मेहमान जुड़े हुए निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जी, जिस तरह से अब देखिए हिंसा के बाद तो सबसे ज्यादा ध्यान राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का इस बात पर होना चाहिए कि भाई शांति की बहाली कैसे हो सकती है, जख्मों पर मरहम कैसे लग सकता है, लेकिन लगातार कुरीदा जा रहा है। राज्य सरकार ये बोली कि भाई हम जिम्मेदार नहीं है, केंद्र सरकार क्या कहना कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई। आपको क्या लगता है असली फेल्योर किसका है? क्योंकि अब कांग्रेस भी धीरे धीरे ये कहने लगी है कि भाई ममता बनर्जी का फेल्योर तो हुआ है और उनको अपने राज्य की तरफ ध्यान देना चाहिए था। साथ ही जो तमाम मुस्लिम संगठन है उनका भी ये कहना है, जिस तरह से आपने भी थोड़ा कि यहां पर साजिद जी का क्या कहना था, रशीदी जी का साफ तौर पर यह कहना है कि भाई ममता सरकार फेल हो गई है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। देखिए आलोक जी, मेरा ये मानना है, आपने पूछा कि किसका फेल्योर है, तो मैं ये कहता हूं कि राजनीति के अंदर मानवता का फेल्योर है, क्योंकि इसके अंदर आप चाहे राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें। जबकि मैं तो ये कहता हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि बसों के अंदर एक लाइन लिखी हुई होती है, एक चेतावनी लिखी होती है कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। इसी तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सभी के लिए एक चीज लिख देनी चाहिए कि इस देश के नागरिक अपनी रक्षा की अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करें। क्योंकि एक जमाना हुआ करता था, आपको पता है, मैं आदिकाल की बात कर रहा हूं, जब कबीलाई सिस्टम हुआ करता था और उसके अंदर एक कबीला दूसरे कबीले के ऊपर आक्रमण करता था और लोग अपनी रक्षा स्वयं करते थे, यानी कि अपनी रक्षार्थ जो भी उनको उपाय करने होते थे वो खुद करते थे। लेकिन बाद में हमारे संविधान निर्माताओं ने, या यूं कहें कि जब देश का संविधान लगा तो सरकार बनी, सरकार का शासन आया, कानून का शासन आया और उसके अंदर कहा गया कि भाई जो भी यहाँ पे शांतिप्रिय तरीके से जो समाज रहना चाहता है या जो भी संवेदनशील सामाजिक व्यक्ति है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की होगी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लेकिन आज की तारीख में अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, केंद्र सरकार केवल और केवल राजनीतिक नफे नुकसान को तोल करके काम कर रही है और राज्य सरकार जो है वो निश्चित रूप से अपनी पूरी की पूरी, जिसको कहते हैं कि एक हठधर्मिता की राजनीति, और वो आज की राजनीति नहीं है। ये जो वक्फ बिल के बाद में जो वहां पे प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन के अंदर जो हिंसा, मैं केवल इस हिंसा की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले कई वर्षों से जो बंगाल के अंदर जो रक्त रंजित राजनीति होती है, मैं उस रक्त रंजित की राजनीति की बात कर रहा हूं, चाहे वो पहले कम्युनिस्ट शासन में होती थी और उसके बाद में ममता बनर्जी के शासन काल के अंदर तमाम राजनीतिक द्वेष को लेकर जिस तरीके से वहां पे लोगों की जान माल जाती है, लोगों की हत्याएं होती है, लोगों के घर जला दिए जाते हैं, बहुत वेदना का कारण है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो सो मोटो ले लेते हैं, उनको भी ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। अब समझ में नहीं आता कि जो एक जिसको कहते हैं निर्बल व्यक्ति है वो कहां जाए, किससे गुहार लगाए, केवल एक परमात्मा उसके पास बचा। रही बात भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं की, प्रवक्ताओं की, तो आलोक जी आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कहीं पे जहां जिसका जो शासन है वो कहता है कि आप हमारे तरफ मत देखिए, आप हमारी सरकार में मत देखिए, आप फलाने राज्य में देखिए, आप ढिमकाने राज्य में देखिए, आप बंगाल में देखिए, पंजाब में देखिए, लेकिन दिल्ली के अंदर आपको पता होगा कि जिस तरीके से कल सीलमपुर के ऊपर हमने चर्चा करी थी, सीलमपुर के अंदर जिस तरीके से एक व्यक्ति की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। दिल्ली के अंदर तो दिल्ली पुलिस तो केंद्र शासित प्रदेश के मतलब गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन यहाँ पे है किसी की कोई सुरक्षा। कहने का तात्पर्य ये आलोक जी, केवल ये राजनीति की बाजीगरी है। और अगर फेल्योर किसी चीज का है, कोई चीज अगर हार रही है, कोई चीज अगर मर रही है, तो वो मानवता मर रही है। मेरा तो केवल इतना सही कहना है। ठीक है निरंजन जी, जिस तरह से देखिए बीजेपी का ये कहना है कि भाई हम तो हिंसा के बाद से ही लगातार एक्टिव हैं, टीएमसी का कहना है कि हम तो शुरुआत से एक्टिव हैं, पुलिस हमारी बेहतर काम कर रही है, जो इनके डीआईजी हैं, जो वहां के एसपी हैं, वो लगातार अब मीडिया के सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, हमने लगभग 172 लोगों को गिरफ्तार किया था, 122 केस दर्ज किए गए थे, हम इनको लगातार सुलझा रहे हैं। क्या लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है या अभी भी कोई एक ऐसी चिंगारी है जो एक बड़ी आग बन सकती है? आलोक जी, निश्चित रूप से देखिए वहां पे जिस तरीके से सरकार प्रायोजित जो काम हो रहा था, और बड़ी वेदना होती है कि जब राजनीति आकर के आपके प्रतिष्ठित टीवी चैनल के ऊपर आकर के बड़ी निर्लज्जता से, यार जिसको कहते हैं बेशर्मी से आकर के अगर वो ऐसी घटनाओं को डिफेंड करना चालू कर दे,
देखिए, मुखालफत हम चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली के अंदर हो, हम हर चीज की मुखालफत करते हैं। लेकिन मैं धारा 356 की मांग इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के लिए करता हूं क्योंकि वहां पे जो हो रहा है वो सरकार प्रायोजित है। अब ये कह रहे हैं हमने 300 लोगों को पकड़ लिया, हमने 170 लोगों को पकड़ लिया, हमने इतने लोगों को पकड़ लिया, बंगाल से, झारखंड से आ गए, उत्तर प्रदेश से आ गए, बांग्लादेश से आ गए। भाई आप सरकार कर क्या रही है आपकी? जब वहां पे प्रदर्शन के लिए जिस तरीके से जुटे, आपकी पुलिस वहां, आपका पुलिस का जाब्ता नहीं था, और पुलिस का जाब्ता था, और उसके बाद में अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था और वो प्रदर्शन जब हिंसा में तब्दील हुआ तो उस टाइम क्या आपके पास, आपकी पुलिस के पास जो हथियार थे वो केवल दिखाने के लिए थे, वो केवल कंधा सजाने के लिए थे? उस समय आपने उनका प्रयोग क्यों नहीं किया? जिस तरीके से आप जो लोग समाज के अंदर जिस तरीके से आगजनी फैलाते हैं, समाज के अंदर जिस तरीके से आतंक फैलाते हैं, क्या वो दया के पात्र होते हैं? देखिए आलोक जी, मैं तो एक बात कहूंगा, बशीर बद्र की एक शेर है जो यहाँ पे कहना, उद्धृत करना बहुत जरूरी है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस बस्तियां जलाने में। कहीं ना कहीं आज बंगाल के अंदर ये चीज पूर्णतः लागू होती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विडंबना कब होती है? सबसे बड़ी विडंबना तब होती है जब आलोक जी कि जब उस चीज को आकर के इधर की उधर की बात करके डिफेंड किया जाता है कि आप मणिपुर को देखिए, आप फलानी जगह को देखिए। अरे भाई आप ये बताइए, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए कारवां क्यों लूटा जब आपको पता था कि यहाँ पे मॉब इकट्ठा हो रही है और ये मॉब किसी भी समय हिंसक हो सकती है? क्या सरकार की आईबी फैलती? क्या सरकार की इंटेलिजेंस फैलती? क्या सरकार को इस चीज का अंदेशा नहीं था? क्या सरकार ने वहां पे पुलिस जाब्ता नहीं किया था? अगर किया था तो उसको तत्काल प्रभाव से क्यों उसको कंट्रोल नहीं किया? और उसके बाद में कहते हैं हम सजा दे देंगे, हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देंगे। मुझे एक बात बताइए, जिनकी हत्या हो गई, जिनके घर जला दिए गए, जिनके जान माल की नुकसान हो गए, क्या आप उनको वापस ला सकते हो? एक व्यक्ति की भी अगर हत्या होती है, जान माल का नुकसान होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या उसको वापस लौटा सकती है? अगर एक भी महिला के साथ अगर दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है, क्या सरकार उसकी इज्जत ला सकती है? तो जब लाद आप दे नहीं सकते तो उसको लुटवाने के आपके, कम से कम आप उसके लिए क्षमा याचना तो करें। लेकिन जब आप डिफेंड करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आलोक जी कि आप आगे के लिए उन मन बढ़ लोगों का और मन बढ़ा रहे हैं जो ऐसी वो ये कहते हैं कि हमारा यहाँ कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और ये निश्चित रूप से मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं कि ये इधर उधर की चाहे कुछ भी बात करते हो, जो जिस तरीके से सरकार का रवैया है आज, ना तो जो वहां पे विक्टिम है यानी कि जो वहां पे जो पीड़ित है, ना तो उनको भरोसा है, ना आपके हमारे जैसे विश्लेषकों को भरोसा है, ना इस देश के जो भी बुद्धिशील व्यक्ति है उनको इस चीज का 1% भी भरोसा नहीं है कि सरकार कहीं ना कहीं न्यायोचित फैसला वहां पे लेगी, न्यायोचित कार्रवाई करेगी। ऐसा लगता है कि सरकार केवल अपना फेस सेविंग या यूं कहे कि अपना केवल लीपापोती वाला काम करती है। उसने किसको पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, इन चीजों के ऊपर भरोसा इसलिए नहीं होता आलोक जी कि जब सरकार के पास सब कुछ रोकने के लिए, सरकार के पास इसके अंदर केवल आप मुर्शिदाबाद को क्यों लेते हैं? पश्चिम बंगाल की बात करें, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या हुआ था? तो शुरुआत के अंदर जो अपराधी थे उनको सरकार द्वारा बचाने का प्रयास किया गया था, नहीं किया गया था? जो शाहजहां शेख था उसके साथ शुरुआत में सरकार लीनियंट नजर आ रही थी कि नहीं आ रही थी? जब आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज कंटक या यूं कहे कि जो इस समाज के दुश्मन है ऐसे लोगों को जब आप पसरे देंगे या उन लोगों के साथ आप नरमी बरतेंगे तो निश्चित रूप से आलोक जी उनका हौसला बढ़ेगा और आगे ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि ये सवाल बहुत ही संवेदनशील भी है। हाँ देखिए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे ममता बनर्जी के जितने डिफेंड करने वाले प्रवक्ता हो, इनको ये चीज समझनी चाहिए कि आपका इतिहास लिखा जा रहा है। ये समाज, सनातन समाज, भारतीय समाज आज 5000 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी रावण का पुतला जलाने से नहीं भूलते हम लोग। आज भी कुंभकर्ण का पुतला जलाए बिना नहीं मानते, हर वर्ष जलाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप कुछ दिन शासन तो प्राप्त कर लेंगे ऐसी राजनीति से, लेकिन इतिहास के अंदर आपका ठीक है, पूछता हूं मैं, पूछता हूं क्योंकि ठीक है, निश्चित तौर पर राजनीतिक इतिहास में जो जख्म मिलते हैं उस पर चर्चा तो आगे होती ही है। ठीक है रंजन जी, वास्तव में साल 2025 में बैठकर जब इस तरह की अपील सुनने को मिले, जब तमाम कुछ मुस्लिम नेताओं के द्वारा तकरीरें की जाएं, तमाम उग्र हिंदू राष्ट्रवादी जो संगठन हैं उनके द्वारा जब तरह तरह के आपत्तिजनक बयान दिए जाएं, क्या वास्तव में आपको लगता है कि शांति बहाली एक दिवा स्वप्न बन चुका है? पुलिस आखिर क्या ही कर लेगी ऐसे हालातों में जब नेताओं के सुर अलग हो,
जो हिंदू धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनके सुर अलग हों, जनता चाह कुछ रही है, उनको दिया कुछ और जा रहा है। तो ऐसे में आपको किस तरह की तस्वीर नजर आती है? क्या पश्चिम बंगाल के आधार पर वास्तव में एक पुलिसिंग के सिस्टम पर विचार करने की जरूरत है कि भाई पुलिस का जो सिस्टम है, जो पुलिस राज की बात की जाती थी, उसमें एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत है? कब तक उसी तरह से ढोते रहेंगे? देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से किसी ने सच ही कहा है कि जिस दिन पुलिस रिफॉर्म्स हो जाएगा, जिस दिन पुलिस सुधार हो जाएगा, शायद इन राजनीतिक पार्टियों की दुकानें बंद होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियों को सूट करता है ये उसी हिसाब से देश को और शासन प्रशासन को और पुलिस रिफॉर्म्स को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूं, जिस तरीके से टीएमसी के विद्वान प्रवक्ता यहाँ बैठ करके डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, भाई आप ये नहीं मानते क्या कि आपकी विफलता है? क्योंकि देश के अंदर जो वफ कानून लागू हुआ आलोक जी, वो तो पूरे देश के अंदर देशव्यापी केंद्र सरकार के द्वारा लागू हुआ। तो अगर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों को भी अगर आप छोड़ दे, 19-20 प्रदेशों को छोड़ दे, तो भी लगभग समझ लीजिए 10 प्रदेशों के अंदर विपक्ष की सरकारें हैं। वहां पे किसी मुसलमान ने धरना प्रदर्शन तो किया होगा, लेकिन क्या इस तरीके से वहां पे मारकाट मचाई, वहां पे इस तरीके से कत्लो गारत हुआ? तो बंगाल में क्यों हुआ? तो आपकी विफलता है ना। आप इस विफलता के लिए बंगाल की जनता से माफी क्यों नहीं मांग रहे? उसको आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप मणिपुर क्यों पहुंचा रहे हैं? सबसे पहले बात तो ये। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहले तो जिसको कहते हैं कि आप चोरी और ऊपर से सीना चोरी, पहली बात। दूसरी बात है कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आज की तारीख में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, सब सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। और पिछले 15-10 वर्षों के अंदर जिस तरीके से देश के अंदर माहौल हो गया कि कोई भी वर्ग, एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर टीका टिप्पणी करके, बदतमीजी करके अपनी राजनीति को या अपने आप को पॉपुलर करना चाहे, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहे, सोशल मीडिया के ऊपर अपने सोशल मीडिया पे प्रचारित करना चाहे, तो क्या सरकारें किस लिए, ये कानून किस लिए है? मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। सरकारें क्यों नहीं सख्त करती? इसके अंदर हिंदू धर्म गुरु हो, मुस्लिम धर्म गुरु हो, जिस समय वो विश्व मन करता है उसी टाइम उसकी जबान क्यों नहीं खींच ली जाती? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात आलोक जी, जब आप ये बताइए कि बंगाल के अंदर सरकार को ये पता था माहौल गर्म है, यहाँ पे पब्लिक मॉब हो रही है, जो प्रदर्शन करने के जो उनके जो आयोजक थे, उन आयोजकों को उठा करके सीधा जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? क्योंकि जिम्मेदारी तो आयोजक की होगी ना। अगर 100 व्यक्ति मैं लेकर के आता हूं तो मेरी जिम्मेदारी मैं है समझ कि गया। वो 100 व्यक्ति निरंजन जी, निरंजन जी, ये ठीक वैसी स्थिति है। आपको एक जुमला याद होगा, आज से कुछ सालों पहले की ही बात है। लगातार एक ट्रेंड चला था कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी है क्योंकि संविधान ने हमको दे दी है। अगर उस अभिव्यक्ति की आजादी के आर्टिकल को आप पढ़ें तो उसमें कम से कम 6 क्लॉज ऐसे हैं जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा से अगर किसी भी तरह का समझौता होता है तो यह अभिव्यक्ति की आजादी बाधित हो जाती है। तमाम ऐसे लोग देश में आज हैं जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी होने का दावा तो करते हैं, लेकिन ना तो संविधान जानते हैं, ना ही कानून जानते हैं और ना ही उसको मानते हैं। तो इन लोगों के चलते ज्यादा मुसीबतें पैदा हो रही हैं। आलोक जी, निश्चित रूप से कोई भी चीज आप किसी भी संबंध में देख लीजिए, चाहे आप बाप बेटे का संबंध हो, माँ बेटे का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, जनता प्रजा और राजा का संबंध हो, यानी कि आप अगर प्रजा है, आपका अगर किसी प्रकार का कोई अधिकार है तो आपका दायित्व भी होता है। क्योंकि कहीं पे भी कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जिसका दायित्व ना हो। तो आपको अभिव्यक्ति की आजादी तो है, वो आपका अधिकार तो है, लेकिन संविधान ने आपके दायित्व भी तो दिए हैं। जब आप उन दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे तो उसके लिए नहीं, उसी में ही, उसी का ही मैं देखिए जिक्र कर रहा था। आर्टिकल 19 में ही ना, आर्टिकल 19 में ही एक उसका ई पैराग्राफ है, उसमें साफ साफ इसकी व्याख्या की गई है कि भाई ये जो अभिव्यक्ति की आजादी जो हम ऊपर 3 से 4 बिंदु बता रहे हैं, ये केवल तब तक लागू है जब तक भारत की एकता, सुरक्षा और अखंडता पर कोई आंच नहीं आती। अगर आपकी अभिव्यक्ति की आजादी से इसकी सुरक्षा पर आंच आएगी तो ये अभिव्यक्ति की आजादी आपको है ही नहीं। पूरा कोई पढ़ता है नहीं, बस लगातार व्हाट्सएप में पढ़ते रहे, लगातार किसी से सुनते रहे और जाके जुमला बोलते रहे कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी हमें। अभिव्यक्ति की आजादी भारत की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करा सकती है। मेरे से प्रश्न है जी। हाँ, निश्चित रूप से आलोक जी, और मेरा यह मानना है
कि चाहे आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता देख लीजिए, मैं नाम यहां पे लूंगा तो मेरे हिसाब से कई लोगों को आपत्ति हो जाएगी, लेकिन वो अपनी यूएसपी इसी चीज को मानते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को भड़का करके या जिसको कहते हैं इधर की उधर की बातें करके वर्ग विभाजन की बात करके, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां आज कहीं ना कहीं केवल और केवल राजनीति का शॉर्टकट है। जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान निर्माताओं ने जिस तरीके की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें दी, उन्होंने कहा कि जो चुनावी प्रक्रिया है, इस चुनावी प्रक्रिया ये काम के आधार पर लोग आपको वोट देकर के वोट लेने का। हाँ देखिए, ऐसा है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मैं आज तक कई बार इस चीज की इस बिंदु के ऊपर अध्ययन करता हूं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जिस तरीके से इस देश के अंदर एक समाज सरिया की बात करता है और तमाम भारतीय जनता पार्टी और एक आधे दल को छोड़ करके तमाम जितने भी राजनीतिक दल है सारे के सारे उसके प्रति लामबंद खड़े हो जाते हैं। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि नरेंद्र मोदी सरकार सारे के सारे जो आपराधिक कानून है वो सरिया के तहत लागू क्यों नहीं कर देती कि भाई लीजिए, आप सारी सरिया लीजिए। अगर आप अरे जो कानून है ना निरंजन जी, जो कानून है बिना धर्म देखे जब वो लागू होने लग जाएगा ना, शरिया लोग अपने आप बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि कानून में ही बहुत ज्यादा दम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।